हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम ऐसा एक टॉपिक शुरू करेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या नाम है? यस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है और इसको लेके कई सारे सिचुएशंस आपको फेस करना है। और बच्चों ये टॉपिक जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको रिलेट करके डिफाइन होने वाला है। बच्चों याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको जब बताया गया था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये ऑलरेडी आप लर्न कर चुके हैं ना। जरा देखिए, मैं ऐसा मान लेता हूं कि जैसे ये जो ब्लू लाइंस आपको दिख रहे हैं, ये सभी ब्लू लाइंस को एक एक फील्ड लाइंस मान लीजिए। हम्म और ये फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जो होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे यहां पे देखिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, राइट। सो यहां पे आपको दो एरिया दिख रहा है, जैसे कि एरिया A1 और ये एरिया कौन सा है, A2 है। दोनों एरिया का इंक्लिनेशन क्या सेम है? क्या दोनों एरिया का इंक्लिनेशन सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। ध्यान से देखिए, ये थोड़ा वर्टिकल जैसे दिख रहा है, ये थोड़ा सा वर्टिकल जैसे दिख रहा है, और ये जो है ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है। दिस इज इंक्लाइंड विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। सो दैट मींस दोनों एरिया को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, दोनों एरिया के थ्रू सेम लाइंस इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। बच्चों बताइए, अगर ये एक एक फील्ड लाइंस है, कौन से एरिया के थ्रू ज्यादा लाइन से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कौन सा एरिया के थ्रू ज्यादा ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस, आई मीन ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कौन सा एरिया के थ्रू? यस, आप सही देख चुके हैं। A2 जो एरिया है, इस एरिया के थ्रू ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस इंटरसेक्ट हुए हैं और इस पे कंपैरेटिवली कम लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं। बच्चों उसी को ही बोलते हैं फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि अमाउंट अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस, ओके, इंटरसेक्टिंग अ गिवन एरिया। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। अमाउंट ऑफ, है ना, अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, या इंटरसेक्टिंग अ गिवन एरिया। इंटरसेक्ट होना जरूरी है, राइट। तो चलिए आज के सेशन शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों जैसे कि मैं आपको बताया, हाँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर लेते हैं। फ्लक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट, कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस, अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्टिंग, लिखना बेटर होगा, इंटरसेक्टिंग गिवन, इंटरसेक्टिंग गिवन एरिया। एक गिवन एरिया के थ्रू कितने फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, राइट। तो बच्चों इस फ्लक्स को, फ्लक्स का फिजिकल मीनिंग तो आपको समझ में आ गया, फिजिकल तो मीनिंग समझ में आ गया। जैसे कि मैं आपको पिछला डायग्राम में दिखा रहा था कि इस पे फ्लक्स कम है, इस पे फ्लक्स ज्यादा है, ऐसा बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हैं। दिस एरिया विल हैव लेस फ्लक्स एंड दिस एरिया विल हैव मोर फ्लक्स, क्योंकि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइंस इसके थ्रू पास हो रहे हैं। तो ये जो लेस मोर, इसको डिस्टिंग्विश कैसे करें? कुछ तो हमें फॉर्मूला यहां पे एक्सप्रेस करना पड़ेगा, है ना। सो फ्लक्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक फॉर्मुलेशन का रिक्वायरमेंट है, राइट। तो उसी फॉर्मूला को एक्सप्रेस करने के लिए एरिया को एज ए वेक्टर डिफाइन किया गया है ना। आप कभी कभी बच्चे सुनते हैं, बोलते हैं एरिया वेक्टर है। एरिया कैसे वेक्टर हो सकता है? यस बच्चों, कुछ जगह में एरिया को एज ए वेक्टर एक्सेप्ट किया गया है, और वेक्टर एक्सेप्ट करने के लिए उसको डायरेक्शन देना पड़ेगा, है ना। यस, उसको डायरेक्शन भी मिल गया है। कौन सा डायरेक्शन? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है आउटवर्ड नॉर्मल। आउटर नॉर्मल का मतलब क्या है? जैसे कि मैं अगर एक सरफेस लेता हूं, सपोज ये के सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक एरिया है, समझ पा रहे हैं? तो इस एरिया का डायरेक्शन, इस एरिया का डायरेक्शन के बारे में मैंने आपको क्या इंफॉर्मेशन बताया? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल है। जैसे कि ये सरफेस आपको दिख रहा है, हाँ, ये देखो मिरर, मिरर का सरफेस। तो मिरर का जो सरफेस है, अगर आप इसको वेक्टर एक्सेप्ट करोगे तो आपको डायरेक्शन ऐसा लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा? आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं, आउटवर्ड नॉर्मल। आउटर नॉर्मल होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, समझ पा रहे हैं? यस। तो अभी कैसा है, मैं अगर यहां पे एक छोटा सा एरिया लेता हूं, फॉर एग्जांपल हमने ऐसा एक एरिया कंसिडरेशन किया, राइट।
क्या होता है कि कोई भी एरिया को जब हम कंसिडरेशन करते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड नॉर्मल, ये तो पता चल गया। बट एक एक बात आपको और भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किस तरफ है, आप किस तरफ से देख रहे हो। बिकॉज़ सरफेस एरिया इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। कोई भी एरिया को ऑब्जर्वर इस साइड से भी देख सकता है और ऑब्जर्वर इस साइड से भी देख सकता है ना? सही बोल रहा हूं? तो इसका मतलब क्या है? ये जो एरिया है, अगर ऑब्जर्वर ऊपर है, जैसे कि ये ऑब्जर्वर ऊपर है, ऑब्जर्वर 1 ऊपर से देख रहा है और सेम एरिया को ऑब्जर्वर 2 नीचे से देख रहा है। अगर ऑब्जर्वर 1 ऊपर है और ऑब्जर्वर 2 नीचे है, तो आउटवर्ड नॉर्मल दोनों के लिए उल्टा होगा। दैट मीन्स ऑब्जर्वर 1 जो है, उसके लिए एरिया का डायरेक्शन अगर ऐसे होगा, देखिए मैंने आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, आप समझ पा रहे हैं उस सरफेस को परपेंडिकुलर। तो ये जो है, ये होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। अगर ये छोटा सा एरिया है, इस एरिया को डी ए मान लेते हैं ना। डी ए का मतलब क्या है? एक छोटा सा एरिया है, एक एलिमेंटरी एरिया है, समझ पा रहे हो? तो डी ए का डायरेक्शन ऊपर होगा। डी ए वेक्टर, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एन कैप रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। आप जानते हैं इनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ओके, सो डी ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? डी ए इंटू एन कैप। सो एरिया वेक्टर हियर, डी ए वेक्टर जो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर क्यों डिफाइन किया जा रहा है, किस लिए डिफाइन किया जा रहा है? बिकॉज ये हमें फ्लक्स को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने में हेल्प करेगा, इसलिए हम एरिया वेक्टर डिफाइन कर रहे हैं। सो बच्चों, अगर ऑब्जर्वर ऊपर है तो डायरेक्शन ऊपर होगा, पर अगर ऑब्जर्वर नीचे है, विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर क्या होने वाला है? एरिया का डायरेक्शन नीचे होगा। अगर ऑब्जर्वर नीचे से देख रहा है तो आउटर नॉर्मल नीचे होगा, ऊपर देख रहा है तो आउटर नॉर्मल ऊपर होगा। सो ये होगा डी ए वेक्टर होगा, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर ये प्लस एन कैप होगा तो ये माइनस एन कैप होगा, तो आप इसको लिख सकते हो डी ए इंटू एन कैप, बट एक माइनस एन दे देना, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट काम होगा, ये जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऑब्जर्वर के हिसाब से आपका काम होना चाहिए। ऑब्जर्वर 1 और ऑब्जर्वर 2 दोनों के रेस्पेक्ट मैंने बात किया, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप समझ पा रहे हैं? यस, वंस ये एरिया वेक्टर का कंसेप्ट आपको मालूम पड़ गया, सो ये है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 1, और ये जो डायरेक्शन दिख रहा है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर 2। ऑब्जर्वर 2 जो है वो नीचे से देख रहा है और ऑब्जर्वर 1 जो है वो ऊपर से देख रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है। वंस आपको ये पता चल गया, वंस आपको ये पता चल गया, अब हम फ्लक्स को डिफाइन कैसे करें, फ्लक्स को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करें। ये तो चलो हमने एरिया वेक्टर को डिफाइन कर दिया। सो पहली बार, अगर आप पहली बार ये सुन रहे हैं कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट एक्सेप्ट कर लीजिए कि कुछ केसेस में एरिया को वेक्टर के हिसाब से लिया जाता है, कंसिडरेशन किया जाता है। तो फिर ये जो फ्लक्स का डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ फील्ड लाइंस इंटरसेक्टिंग अ गिवन एरिया, तो ये मैथमेटिकली कैसे डिफाइन होगा? कैसे डिफाइन होगा उसके लिए देखिए बच्चों, सपोज मैं एक एरिया को एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी किया था, और हमें काम करते हैं एरिया वैसे ही ले लेते हैं। सपोज ये है एरिया वेक्टर, कुछ या तो कुछ इंक्लाइन करके भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज आपने एक एरिया को ऐसा ले लिया, ये देखिए छोटा सा एरिया है, तो ये छोटा सा एरिया जो है, राइट, ये एक छोटा सा एरिया है जिसको हम बोल रहे हैं एरिया वेक्टर। अंडरस्टूड? ये अपना एरिया वेक्टर है। सो बच्चों, इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? मान लेते हैं ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, इधर से देख रहा है। ओके, अगर ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है तो इस एरिया का डायरेक्शन ऐसे होगा, ये होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। डी ए वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, और इस एरिया का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए हम यहाँ पे फील्ड को डिफाइन करेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कुछ अलग डायरेक्शन में है, जैसे कि सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। कुछ मैं आपको फील्ड लाइंस भी दिखा सकता हूं, जैसे फील्ड लाइंस ऐसा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये एक फील्ड लाइन है, तो कुछ फील्ड लाइंस इसको इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, राइट?
तो जो फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का डायरेक्शन होगा। समझ पा रहे हैं? तो ये देखो ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। समझ पा रहे हैं? तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। दोनों वेक्टर आपके सामने है, दोनों वेक्टर आपके सामने है। तो दोनों के बीच में, दोनों वेक्टर के बीच में कुछ तो यहाँ पे एंगल होगा और बच्चों इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। सो लेट एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज थीटा। तो फ्लक्स को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया? बच्चों फ्लक्स को जो है डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है बिकॉज फ्लक्स वेक्टर नहीं है। फ्लक्स वेक्टर नहीं है, फ्लक्स इज जस्ट स्केलर क्वांटिटी जो मैंने आपको बता रहा था। सो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दिस इज नॉट ए वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर, इट इज अ स्केलर। ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के लिए आपको क्या करना चाहिए? हाँ, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? यस, डॉट प्रोडक्ट करना चाहिए। सो यहां पे फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल ना फाई है बच्चों। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो स्केलर है इसका सिंबल फाई में सिंबलाइज किया जाता है। फ्लक्स को हमेशा फाई में सिंबलाइज करते हैं। ये तो छोटा सा एरिया है ना, छोटा सा एरिया है। तो ये जो छोटा सा एरिया आपको दिख रहा है इसके थ्रू जो फ्लक्स पास कर गया, इसके थ्रू जो फील्ड लाइंस पास करेंगे उसको हम डिफाइन करेंगे डी फाई में। डी फाई इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। ओके, सो इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू एरिया, फ्लक्स टू एरिया कौन सा? डीए। डीए एरिया के लिए जो फ्लक्स है उसको हम यहां पे डिफाइन कर सकते हैं। और बच्चों फ्लक्स को ऐसे डिफाइन किया गया फाई इज इक्वल टू फ्लक्स, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उससे जो आगे फ्लक्स आएगा। तो स्टूडेंट्स ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान में रखिए। ये फ्लक्स का एक्सप्रेशन है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अगर आप इसको ओपन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। सो डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। और अगर आपको एक बड़ा सा एरिया का फ्लक्स चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना? अगर एलिमेंट्री एरिया के थ्रू फ्लक्स आ गया तो टोटल फ्लक्स भी आ जाएगा, बस आपको इंटीग्रेशन करना है। ओके, सो टू फाइंड टोटल फ्लक्स वी कैन इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। सो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई या इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट क्या डी ए, ऐसा हम लिख सकते हैं, राइट? तो ये था फ्लक्स का डेफिनेशन। तो बच्चों अगर फ्लक्स को इस तरीके से डिफाइन कर लिया गया है तो हमें इसके आगे प्रोसीड करना चाहिए, राइट? इसको और थोड़ा सा अलग अलग एंगल से हम इसको स्टडी करेंगे। और एक बार बच्चों ध्यान से देखिए मैंने फ्लक्स को कैसे डिफाइन किया गया, किसी भी एरिया के थ्रू जो फ्लक्स पास होता है, जो फील्ड लाइंस पास होते हैं उसको डिफाइन कैसे किया गया। और एक बार देख लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन है, फील्ड का डायरेक्शन है, ये एरिया का डायरेक्शन है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट से आपको मिलेगा फ्लक्स। फ्लक्स में यहाँ पे cos थीटा है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बच्चों फ्लक्स को विजुलाइज करने के लिए हमें और कुछ सिचुएशन लेना चाहिए। हाँ देखिए, जैसे मान लेते हैं मैंने एक सिचुएशन ऐसे लिया कि ये है एक एरिया, ये एरिया है बच्चों, और यहां पे जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस दैट मींस फील्ड का डायरेक्शन जो है, फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। ये फील्ड का डायरेक्शन है सपोज वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फील्ड है, देखो बच्चों, और एरिया हॉरिजॉन्टल है। एरिया कैसे है? हॉरिजॉन्टली। इमेजिन कर पा रहे हो? इसे 3D में, थोड़ा 3D में इमेजिनेशन कर लेना। ये देखो ये एरिया है डी ए एरिया, और मान लेते हैं ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है। ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा, अगर ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर होगा क्या नहीं? हाँ, डी ए वेक्टर ऊपर, डी ए वेक्टर भी ऊपर और डी वेक्टर भी ऊपर, है ना? ई वेक्टर भी ऊपर, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या आ गया? सेम आ गया। वैसे बात को समझिए, इस केस में आपको क्या लगता है फ्लक्स मैक्सिमम होना चाहिए या मिनिमम होना चाहिए? क्या लगता है आपको? सोचिए, क्योंकि एरिया ऐसा है, एरिया हॉरिजॉन्टल है, जैसे मैं आपको दिखा रहा था ना, ये देखो एरिया ऐसा है, एरिया हॉरिजॉन्टल है। अगर एरिया ऐसा है और फील्ड ऊपर है तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? अरे बच्चों सबसे ज्यादा लाइन पास कर जाएंगे, ऐसे होगा ना, तो सबसे ज्यादा लाइंस क्या करेंगे? इसके थ्रू इंटरसेक्ट करेंगे सबसे ज्यादा लाइंस।
तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। आप समझ पा रहे हैं? यस, दैट मीन्स इस केस में जो फील्ड लाइंस होंगे तो सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो जाएंगे, जो कि आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो बच्चों, हम इसको ऐसा दिखा भी सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स? ये ना एक-एक फील्ड लाइन से, मैं जो डायग्राम में दिखा रहा हूं, ये थोड़ा रफली दिखा रहा हूं बच्चों। ये एक-एक फील्ड लाइन से आप समझ पा रहे हैं? तो इसी तरीके से आप देखेंगे सबसे ज्यादा लाइंस इसके थ्रू पास कर जाएंगे, तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमाइज। इस केस में थीटा कितना है? इस केस में बच्चों थीटा कितना है? हाँ, थीटा होगा यहां पे, थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री, बिकॉज दोनों फील्ड दोनों दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसलिए फ्लक्स डी फाई विल बी इक्वल्स टू ई डी ए कॉस 0, और ये होगा प्लस ई डी ए, एंड द फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसा होगा। तो ये हो गया अपना फर्स्ट केस। और एक केस देखिए, सेकंड केस देखिए। सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं? ये है वो एरिया डीए, ये है एरिया, बट फील्ड लाइंस कैसे पास हो रहे मालूम? अब मैं सेकंड केस में फील्ड लाइंस को ऐसे पास कर दिया, दीज आर द फील्ड लाइंस। ये देखिए बच्चों, ये क्या हो रहा है? फ्लक्स होगा या नहीं? खुद सोच लेना, खुद सोच लेना और बताना कि फ्लक्स यहां पे एग्जिस्ट करेगा क्या नहीं। नहीं नहीं, लग तो नहीं रहा है फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा, ऐसा लग तो नहीं रहा है। बिकॉज यहां पे हो क्या रहा है, जो फील्ड लाइंस है या जो फील्ड का डायरेक्शन है, देखिए ये ना उसी प्लेन के अलोंग है। यहां पे क्या था, प्लेन को काट रहे थे, यहां पे प्लेन को काट के जा रहे थे, यहां पे प्लेन को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो प्लेन आपके सामने दिख रहा है ना, जो प्लेन आपके यहां पे दिख रहा है, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और फील्ड लाइंस भी हॉरिजॉन्टल है। तो कोई भी लाइन उसको काट रहा है क्या? क्या कोई भी लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, इसलिए इस केस में फ्लक्स क्या आएगा? 0 आएगा। और वैसे भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो वही रहेगा। ये है ये है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ध्यान से देखिए, यहां पे थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। cos 90 0 होता है, तो इसलिए डी फाई वैसे भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, बिकॉज cos 90 0 है ना? तो आगे के लिए ध्यान में रखना कि कोई भी सरफेस को अगर लाइंस ऐसा पैरेलल होके जाएंगे, लाइंस अगर इसको इंटरसेक्ट, देखो इंटरसेक्ट करने के लिए कुछ एंगल में जाना पड़ेगा। जैसे ये लाइन इसको काट रहा है, ये काट रहा है, बट अगर ऐसा लाइन चला गया तो कहां काट रहा है? ऐसा लाइन जाएगा तो इसके पैरेलल होकर जाएगा, तो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो ये है मैक्सिमम फ्लक्स और ये है जीरो फ्लक्स। समझ में आ गया? थोड़ा सा विजुअलाइजेशन डेवलप हुआ क्या नहीं? यस। तो ये था फ्लक्स के बारे में आइडिया। इसी फ्लक्स को लेके हम अभी और भी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे बच्चों। हाँ, चलिए आगे मूव करते हैं। अभी और एक प्रकार का सिचुएशन लूंगा जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बस एक छोटा सा क्वेश्चन फॉर्म ले लेता हूं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि आपको यहां पे एक सिलिंड्रिकल सरफेस दे दिया, एक क्लोज सिलेंडर दे दिया। हाँ, सो लाइक हम एक ये सिलेंडर बना सकते हैं, एक क्लोज सिलेंडर ले लेते हैं, और उसी क्लोज सिलेंडर, जो क्लोज सिलेंडर है, उस क्लोज सिलेंडर में, यस, ये देखो, ये है सिलेंडर। एक सिलेंडर ले लेते हैं, एक मिनट एक मिनट। सो ये है सिलेंडर। हाँ, अब इसको ले लिया जाएगा। बच्चों देखिए, ये जो सिलेंडर मैंने बनाया, ये सिलेंडर बनाया, ये एक सिलिंड्रिकल सरफेस है। एक्चुअली दिस इज अ सिलिंड्रिकल सरफेस, और कुछ फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास हो रहे हैं, कुछ फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास हो रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो भी मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पे फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कुछ ऐसा है बच्चों। ये देखो, लाइंस लाइंस जो है, ये जैसे एक फील्ड लाइन है, नीचे जा रहे हैं। देखो ये फील्ड लाइंस कहां जा रहे हैं? नीचे जा रहे हैं। ये फील्ड लाइंस नीचे जा रहा है, राइट? तो दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये फील्ड लाइंस नीचे जा रहा है, ये फील्ड लाइंस नीचे जा रहा है। समझ पा रहे हैं? दीज आर द फील्ड लाइंस। तो आपको पूछा जा रहा है कि जो क्लोज सिलेंडर है उसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा। हमारे लिए सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि हाउ टू कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू गिवन सिलिंड्रिकल सरफेस। सो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपने देख लिया। सो व्हाट इज, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नेट फ्लक्स? अपने मन में इंटरप्रेट करते रहो, है ना? व्हाट इज नेट फ्लक्स? व्हाट इज नेट फ्लक्स थ्रू
थ्रू क्लोज्ड सिलेंडर, थ्रू क्लोज्ड सिलेंडर, जो सिलेंडर दिया है उसके थ्रू नेट फ्लक्स क्या होगा ये आपको पूछा जा रहा है। तो स्टूडेंट्स सोच लीजिए, सोच लीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, आपको यहां पे फील्ड का डायरेक्शन दिख रहा है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये ना, ये कि यूनिफॉर्म फील्ड है, दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म फील्ड, क्योंकि मैंने फील्ड लाइंस को पैरेलल दिखाया, इक्वी डिस्टेंस दिखाया। सो फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, हर जगह में फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, सेम है, फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब सोचिए, क्लोज सिलेंडर का मतलब क्या है? क्लोज सिलेंडर मींस इसमें तीन तीन सरफेस मिलके इसको क्लोज किया है। आप समझ पा रहे हैं? आपको साफ साफ दिख रहा है, एक ऊपर से ऊपर का सरफेस फ्लैट सरफेस, ऊपर का फ्लैट सरफेस, नीचे का फ्लैट सरफेस, और एक ऐसा राउंडेड सरफेस है, ऐसा कर्व सरफेस है, राइट? ये कर्व सरफेस और ये फ्लैट सरफेस और ऊपर का फ्लैट सरफेस। तो यहां पे वन बाय वन चेक करना पड़ेगा। बच्चों देखिए, जो ऊपर का फ्लैट सरफेस है और नीचे का फ्लैट सरफेस है, उससे पहले थोड़ा सा राउंडेड सरफेस को देखिए। सबसे पहले ये जो राउंडेड सरफेस है, जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के बारे में सोच लीजिए, सोच लीजिए। हम अगर यहां पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं, एक छोटा सा एरिया लेते हैं, एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। सो डी ए वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर दिख रहा है ना? डी ए वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे है ना, तो परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं? तो इसलिए क्या होगा, ये जो राउंडेड सरफेस है उसके लिए फ्लक्स क्या आएगा? जीरो आएगा। जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस, उसके लिए फ्लक्स क्या आएगा? जीरो आएगा। और वैसे भी सोचो ना, वैसे भी क्या कोई लाइन उसको काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है? जो कर्व सरफेस है इसको कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। सो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा, फर्स्ट हमें लिखना पड़ेगा कि फॉर कर्व सरफेस, क्योंकि सिलेंडर में तीन सरफेस है, फॉर कर्व सरफेस फ्लक्स कितना होगा? जीरो, क्योंकि फील्ड एरिया को परपेंडिकुलर है। मैथमेटिकली भी सोचो, फिजिकली भी सोचो, जीरो ही आएगा, है ना? चलो अब ऊपर का सरफेस देखते हैं। ऊपर का जो सरफेस है, अगर एक छोटा सा एरिया लेते हैं तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। हम एक्चुअली बाहर से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर इस सिलेंडर को बाहर से देख रहा है ना, तो ये होगा एरिया का डायरेक्शन, डीए वेक्टर ऊपर, और फील्ड किधर? फील्ड किधर? नीचे। यस, तो फील्ड जो है ना, फील्ड का डायरेक्शन नीचे है, ये है फील्ड का डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया? एंगल इज 180 डिग्री। ऊपर का फेस देखो, एंगल इज 180 डिग्री। इसका मतलब है जब लाइंस एंटर करते हैं, कोई भी सरफेस को अंदर घुसते हैं, तो फ्लक्स नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो इसलिए मैं क्या करूंगा? फॉर अपर सरफेस, फॉर अपर सरफेस, अपर सरफेस कौन सा? हाँ, ये कर्व नहीं है, ये कौन सा है? फ्लैट। ये सरफेस फ्लैट है, तो अपर सरफेस के लिए क्या आएगा? फ्लक्स आएगा। फ्लक्स विल बी इक्वल्स टू, आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ई इंटू एरिया इंटू कॉस 180 डिग्री। यहां पे कितने भी छोटे छोटे एरिया लो ना, तो सबका इंटीग्रेशन करोगे ना, तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। इसका टोटल एरिया ए मान लेते हैं ना, ये जो है ना, इसका टोटल एरिया को ए मान लेना। हाँ, ये भी ए है और ये टोटल एरिया भी ए है, समझ पा रहे हो? मैं टोटल एरिया को काउंट कर लिया। टोटल फ्लक्स, ऊपर का टोटल फ्लक्स कितना आएगा? ई डी कॉस 180, दैट मींस ये नेगेटिव में आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ई इनटू एरिया, नेगेटिव में आएगा। तो ये बात भी मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं बच्चों, ये बात भी क्लैरिफाई कर रहा हूं कि जब लाइन एंटर करते हैं, जब लाइन अंदर घुसते हैं, जब अंदर घुसते हैं तब जैसे देखो ना, यहां पे लाइन सरफेस को एंटर कर रहे हैं, एंटर करते टाइम फ्लक्स क्या आ गया? नेगेटिव में आएगा। है जैसे कि सब कुछ ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। ऑब्जर्वर सिलेंडर को बाहर से देख रहा है। अच्छा यहां देखो, यहां जब जब सरफेस से बाहर निकल रहा है, अंदर घुस रहा था तो फ्लक्स आ गया नेगेटिव, बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स क्या आएगा? क्या आएगा? हाँ, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि आप जैसे ही यहां पे एरिया लेते हैं, यहां पे भी एक छोटा सा एरिया ले लो ना, तो एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? देखो, तो यहां एरिया का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है। तो इसके लिए फ्लक्स क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, बिकॉज एंगल कितना आएगा? जीरो आएगा। इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं कि फॉर लोअर सरफेस, लोअर सरफेस वो भी फ्लैट है, लोअर सरफेस भी फ्लैट है, क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा बच्चों? हाँ, ये होगा ई इंटू एरिया
कॉस 0 होगा और ये होगा उतना ही होगा बट पॉजिटिव आएगा। तो फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सब कुछ आपको इसी सिचुएशन में ध्यान में आ रहा है। जब जब कोई भी सरफेस से लाइन बाहर निकल जाता, लाइन क्या करता है, बाहर निकलता है, तो फ्लक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब लाइन अंदर घुसता है, लाइन अंदर जाता है, तो फ्लक्स क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो बच्चों अब तो आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए? सो देयरफॉर नेट net flux through enter cylinder क्या होगा? 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया है? इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, है ना? ओके बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। चलिए और कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। और एक बार बच्चों देख लीजिए कैसे कैसे हुआ। हमने यहां पे क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे दिया था, सिलिंड्रिकल सरफेस दिया था जिसमें तीन सरफेस थे, दो फ्लैट सरफेस थे, एक राउंडेड सरफेस थे, कर्व सरफेस थे। कर्व सरफेस का तो सीधा 0 हो गया क्योंकि एंगल क्या था, 90 था, एंगल 90 था। कर्व सरफेस को कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर हमने अपर फेस और लोअर फेस का देखा। अपर फेस में लाइन अंदर जा रहे थे, वहां फ्लक्स नेगेटिव आ गया। लोअर फेस में लाइन बाहर जा रहे हैं तो फ्लक्स क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये सब कुछ एंगल पर डिपेंड करता है। यहां पे एंगल देखिए 180 डिग्री है। यहां पे अगर मैं दोनों के बीच में एंगल देखूंगा तो इस केस में ये दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 180 डिग्री एंगल आ रहा है। जबकि, है ना, ये एंगल कितना, 180 डिग्री। जबकि यहां पे एंगल कितना आएगा, यहां पे आएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए यहां पे प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। अंडरस्टूड। चलिए ऐसा और एक सिचुएशन लेते हैं। अब जितना सिचुएशन फेस करोगे उतना आपको कंफर्टेबिलिटी फील होगा। तो फ्लक्स में और ज्यादा मैं आपको कंफर्टेबल कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सिचुएशन देखिए बच्चों। अगला सिचुएशन में कुछ ऐसा दिया है। क्या दिया है? यहां पे ऐसा दिया है एक हेमिस्फेरिकल सरफेस। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, एक हेमिस्फीयर लाइक ये देखिए, ये है हेमिस्फीयर, ये है हेमिस्फीयर और ऐसा कि हेमिस्फेरिकल सरफेस दे दिया है। समझ पा रहे? और कुछ फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास हो रहे, कुछ फील्ड लाइंस इसके थ्रू पास हो रहे, है ना? और फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी दिखा लेते हैं। फील्ड लाइंस जो है कुछ ऐसे पास हो रहे हैं बच्चों। फील्ड लाइंस को ना ऐसे हम दिखा सकते हैं, ये देखो, ये एक फील्ड लाइंस। तो ये सब जो है ना, ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दे रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हुए ये लाइंस में आपको रिप्रेजेंट कर दिया, राइट? ये देखिए, समझे? अब क्या हो रहा है, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस जो है, हमें पूछा जा रहा है कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा। जैसे आपको इसका रेडियस मान लेते हैं आर दे दिया है। आर इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, राइट? स्फीयर का रेडियस आर दिया है बस। तो क्या करेंगे, आपको पूछा जा रहा है, यहां पे भी आपको दो सरफेस दिखता होगा। एक कर्व सरफेस जो कि हेमिस्फीयर है, और एक फ्लैट सरफेस, नीचे का बेस क्या है, फ्लैट सरफेस है। आपको दोनों के लिए फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ऊपर का कर्व सरफेस के लिए भी फ्लक्स फाइंड आउट करना है, नीचे का फ्लैट के लिए भी फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों? तो क्वेश्चन लिख लो। यस, डिटरमाइन, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, डिटरमाइन फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, कर्व सरफेस जो कि एक हेमिस्फीयर है ना? हाँ, एंड फ्लैट सरफेस, कर्व सरफेस एंड फ्लैट सरफेस, दोनों सरफेस यहां पे दिख रहा है और दोनों के लिए आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो जरा दिमाग लगाइए, क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? आपके यहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन दे दिया है, रेडियस आर दिया है। सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको फ्लैट सरफेस देखना चाहिए। बच्चों अगर हम फ्लैट सरफेस देखें, फ्लैट सरफेस में एक एरिया लें, तो एरिया का डायरेक्शन देखो, ये है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो आप झटके से बोल सकते हो, है ना? और वैसे भी फ्लैट सरफेस को कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है? फ्लैट सरफेस को, ये जो फ्लैट सरफेस है, क्या कोई लाइन इसको काट रहा है, कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसका फ्लक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। सो हम पहले लिख लेते हैं पहला पॉइंट कि फ्लक्स हियर,
फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस इज इक्वल टू 0, ऐसा हम लिख सकते हैं बिकॉज कोई भी लाइंस उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब रह गया ऊपर का सरफेस, हाँ ऊपर का डोम जैसा है ना, हेमिस्फेरिकल सरफेस। बच्चों ध्यान से देखिए क्या होगा, हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए भी फ्लक्स 0 आएगा। क्यों, ऐसे क्यों? हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए भी फ्लक्स 0 आएगा बच्चों, हेमिस्फेरिकल सरफेस के लिए भी फ्लक्स 0 आएगा। ऐसे क्यों, सोच लिया क्या? बच्चों इसके लिए आप ध्यान से देखिए, जो लाइन हेमिस्फीयर के अंदर जा रहा है, जो लाइन यहां पे एंटर कर रहा है, वही लाइन ही तो बाहर जा रहा है ना, सरफेस एक ही है। अब बात को समझिए, बात को समझिए, है ना। आपने अभी पिछला सिलेंडर में देखा नहीं, सिलेंडर में जो लाइन अंदर जा रहा था वही लाइन बाहर जा रहा था। पिछला क्वेश्चन में दिखाऊं, ये देखिए, ये क्या जो लाइन अंदर घुस रहा था वही लाइन बाहर जा रहा था, अंदर घुस रहा है बाहर निकल रहा है, अंदर घुस रहा है बाहर निकल रहा है, तो नेट फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। कुछ यहां पे वैसा ही हो रहा है, यहां पर भी जो लाइन एंटर कर रहा है वो बाहर भी निकल जा रहा है, एंटर किया एग्जिट किया, एंट्री किया एग्जिट किया, है ना एंट्री मारा और एग्जिट भी कर गया, तो रहा ही नहीं, तो फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर इस प्रकार का बिहेवियर आपको कहीं पे दिखता है तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं, ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो लाइन एंटर कर रहा है वही लाइन बाहर निकल गया, वही लाइन उसी सरफेस को बाहर निकल गया, सेम सरफेस, सेम सरफेस, तो इसलिए दोनों का इफेक्ट क्या हो गया, नॉलिफाई हो गया है। सो एंटर किया, एंटर किया, एग्जिट किया, एंटर किया, एग्जिट किया, मतलब एंट्री मारा और बाहर निकल गया, तो इसलिए क्या होगा, जो जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है उसके लिए भी फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए हम बिल्कुल यहां पे लिख सकते हैं कि इस केस में फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस, मतलब कर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस जो कि हेमिस्फेरिकल है, इज इक्वल टू 0, दोनों का फ्लक्स क्या आएगा, 0 आएगा। अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया? हाँ ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, इस कहानी में थोड़ा सा चेंज आएगा। हाँ क्या चेंज आएगा, देखो, हेमिस्फीयर वही है बच्चों, हेमिस्फीयर वही है, बट फील्ड लाइंस को हम बदल देंगे। सपोज ये है हेमिस्फीयर जो अभी हमने बनाया था, ये हेमिस्फीयर है, बट फील्ड लाइंस, अब फील्ड लाइंस में कैसे बना रहा हूं, अब फील्ड लाइंस में कैसे बनाने वाला हूं, देखो कुछ वैसा ही बनाने वाला हूं, बट मैं अभी ऐसा लिया था ना, हॉरिजॉन्टल लिया था ना, अब मैं इसको वर्टिकल ले लेता हूं। अगर फील्ड लाइंस को हम वर्टिकल ले लेंगे तो क्या होगा, लाइक आपने लाइंस को ऐसे ले लिया वर्टिकली डाउनवर्ड, फील्ड लाइंस आपने वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में पास किया, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, सोच लीजिए और बताइए क्या लगता है, क्या लगता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा सोचिए, अब क्या होगा, क्या सोचना, अब तो आप बता दोगे। ये देखो सेंटर, इसका रेडियस क्या दिया है, आर दिया है हेमिस्फीयर का, तो क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन। यहां पे जब आप एरिया लेंगे, अगर आप यहां पे एरिया इमेजिन करोगे तो एरिया का डायरेक्शन नीचे होगा। अरे बच्चों एरिया का डायरेक्शन भी नीचे और फील्ड भी नीचे, फील्ड का डायरेक्शन भी नीचे, दोनों का डायरेक्शन नीचे आ गया। इसलिए इसलिए क्या हो रहा है, अरे बेसिकली ना ये बाहर आ रहा है, मतलब किसी भी सरफेस से जब लाइंस बाहर आता है तब उसका फ्लक्स पॉजिटिव हो जाता है। जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस दिख रहा है, इससे लाइन बाहर निकल रहा है तो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। और बेसिकली डायरेक्शन भी सेम हो गया ना, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो गया। जब डायरेक्शन सेम होगा तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए यहां पे हम क्या लिखेंगे, फ्लक्स थ्रू, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस, फ्लक्स थ्रू फ्लैट सरफेस कितना हो गया बच्चों, इज इक्वल टू, क्या होगा, इसका एरिया, इसका पूरा एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होगा, सर्कल का एरिया। और मैं छोटे छोटे जितने भी एरिया वेक्टर लूंगा सबका डायरेक्शन सेम आएगा नहीं, यस सबका डायरेक्शन सेम आएगा। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 0, इसलिए यह आएगा प्लस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और वैसे भी आप हमेशा ध्यान में रखो,
जब कोई सरफेस से लाइंस निकल जाता है ना, जब निकल जाता है तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है और जब एंटर करता है तो फ्लक्स नेगेटिव होता है। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है। जैसे अभी जो फ्लक्स एंटर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो एंट्री एंट्री कर रहा है, यहाँ एंटर कर रहे हैं, है ना? ये सारे लाइन एंटर कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो लाइन एंटर कर रहे हैं, वही लाइन बाहर निकल रहे हैं। अरे आपके समझ पा रहे हैं नहीं? यहाँ पे जितने लाइन्स एंट्री मारे, जितने लाइन एंट्री किए, कौन से सरफेस के थ्रू? कर्व सरफेस के थ्रू, है ना? जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है, उस सरफेस के थ्रू जितने लाइन एंट्री मारे, मतलब एंटर किए, वही लाइन्स तो एग्जिट कर रहे हैं। ओके, एंटर कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? दोनों के लिए फ्लक्स क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, सिर्फ साइन अलग आना चाहिए। इसके लिए अगर पॉजिटिव है, उसके लिए क्या होगा? नेगेटिव होगा। समझा समझा कि नहीं? इसके लिए जितना पॉजिटिव होगा उसके लिए उतना ही नेगेटिव होगा, बिकॉज़ उसी लाइन ही तो बाहर जा रहे हैं ना, लाइन तो सेम ही है। इसलिए क्या होगा, हम अगला पॉइंट पे लिखेंगे कि फ्लक्स फ्लक्स थ्रू फ्लक्स थ्रू हेमिस्फीयर मतलब कर्व सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस क्या आएगा? फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस जो कि एक हेमिस्फीयर है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू उतना ही होगा बट नेगेटिव में होगा। जितना फ्लैट सरफेस के लिए पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। सो माइनस माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ पा रहे हैं? तो फिर ये जो कंप्लीट क्लोज कर देंगे ना, इसको अगर क्लोज सरफेस बना दिया तो क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा? जीरो। समझा? हाँ, दोनों को मिलाओगे तो जुड़ा आएगा, दोनों को मिलाएंगे जुड़ा आएगा। हम यहां पे लिख सकते हैं, सो देयरफॉर हम ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर फ्लक्स through flux through the closed surface, flux through closed कैसे होगा? क्लोज सरफेस कैसे बनेगा? क्लोज सरफेस का मतलब क्या है? फ्लैट सरफेस प्लस कर्व सरफेस, दोनों को ऐड कर देना। फ्लैट फ्लैट प्लस कर्व, दोनों का फ्लक्स ऐड करना। कितना आएगा? जीरो। जीरो आएगा, जीरो आना भी चाहिए। जो लाइन एंट्री किया वही लाइन बाहर निकल गया ना, तो नेट फ्लक्स क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। समझे? यस। चलिए, अगर आप ये समझ में आ गया, आखिरी में एक स्पेशल नोट बता दूंगा तो फिर फ्लक्स का पूरा कहानी आपको मालूम पड़ जाएगा, है ना? सो लास्ट को एक स्पेशल नोट मैं आपको देना चाहता हूं स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान दीजिए। नोट्स क्या है? सपोज हमने एक एरिया लिया, एक काम करते हैं, ऐसा एक एरिया ले लेते हैं, राइट बच्चों? ये एक एरिया है और हम इस एरिया के थ्रू जो फ्लक्स पास हो रहा है, जो फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, वो हम निकलना चाहते हैं, हम इसको निकलना चाहते हैं। और यहाँ पे फील्ड भी दे दिया है, आपको फील्ड का भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो ये एरिया है, कुछ एंगल बना रहा है। बच्चों एक काम करते हैं, इस एंगल को 60 डिग्री ले लेते हैं, हाँ? और इसका लेंथ ब्रेड्थ देखो ना, ये एरिया है। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या है, देखिए ये एरिया आ गया। और फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, ये इस तरफ है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं इसको लिख रहा हूं ई इंटू आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को आई कैप दे दिया, मतलब हम यहाँ पे आई कैप जे कैप, वही है वेक्टर आई कैप जे कैप। ये क्या है? यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ यस, वही सिंपल सी बात है। तो ये फील्ड जो है एक्स एक्सिस में है, आई कैप जो दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है हम यहाँ पे एरिया वेक्टर को भी रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ होगा? ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है, अगर ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा तो डायरेक्शन कैसे होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। एरिया वेक्टर होगा ऐसा, आउटवर्ड नॉर्मल। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। और एरिया को हम लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इसका ना लेंथ ब्रेड्थ दोनों दे दिया है। यहां पे लेंथ भी दिया है, ब्रेड्थ भी दिया है। सो एरिया कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है तो आपको एरिया वेक्टर को भी आप आई कैप जे कैप फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, आपको याद करना पड़ेगा वेक्टर रिजोल्यूशन। कौन सा? वेक्टर रिजोल्यूशन। आप इस वेक्टर को रिजोल्व कर सकते हैं। जब इसको रिजोल्व करेंगे, इस एरिया वेक्टर को रिजोल्व करेंगे, एक एक जो डायरेक्शन ऊपर आएगा, आप समझ पा रहे हो? हाँ, इसको रिजोल्व करेंगे, एक डायरेक्शन किधर आएगा? ऊपर आएगा, राइट। एक डायरेक्शन ऊपर आएगा और एक डायरेक्शन किधर आएगा?
राइट को आएगा। सो ये एक डायरेक्शन होगा और ये और एक डायरेक्शन होगा। समझ पा रहे हैं बच्चों? ऐसा दो डायरेक्शन आएगा। इसको ब्रेक कर दीजिए, इसको ब्रेक कर लेते हैं। पर उसके लिए हमें एंगल का रिक्वायरमेंट होगा। तो बच्चों अगर ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो कौन सा एंगल 60 डिग्री होगा? कौन सा एंगल 60 होगा? सोचो। इसके लिए आपको थोड़ा-सा ज्योमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। बच्चों ये कुछ एरिया कुछ वैसा ही है, ये वो एरिया है। और ये एंगल हमने 60 ले लिया। सपोज ये एंगल जो है ये 60 डिग्री है। ये अगर 60 डिग्री है, तो ये क्या है? एरिया है। एक्चुअली एरिया को मैं एक लाइन में दिखाया, यहाँ पे 3D में दिखा रहा था, यहाँ थोड़ा 2D वर्जन है। तो ये ना ये एरिया का डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, राइट? और हमने इसको जो ब्रेक किया तो एक लाइन में ऐसे बना सकता हूं, बना सकता हूं। नहीं तो एंगल कैसे मालूम पड़ेगा? आपको ज्योमेट्री लगाना पड़ेगा ना। ज्योमेट्री लगाओगे तभी तो आपको एंगल पता चलेगा। 60 90 60 90, ये क्या होगा? 30 30 फिर 60। हाँ, ऐसे करते करते आपको एंगल मालूम पड़ गया है। मालूम पड़ गया एंगल? यस। तो इसका मतलब क्या है? ये अगर 60 डिग्री है, समझ रहे बच्चों? अब सोचो, ये अगर 60 डिग्री है, ये क्या है? 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा? ये 90 है, ये कितना होगा? 30 होगा, राइट? तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है? 60 90 30, ये क्या होगा? 60, ये 60 होगा तो ये 30 होगा, तो ये क्या होगा? 60 होगा। तो इस तरीके से एक रफली में आपको रिप्रेजेंट किया। आप समझ पाए? हाँ, ये एंगल का हमें नीड होगा, नहीं तो हम इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों इसको मैंने यहां पे 2D में रिप्रेजेंट किया। समझ रहे हो? समझ रहे हो? इस एरिया जो है ये कैसा इंक्लाइंड एरिया है ना, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये कैसा है? इंक्लाइंड प्लेन है। तो उसको ना मैं ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखाया और एंगल आपको पता चल गया है। सो दैट मीन्स यहाँ पे ये जो एंगल है, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री हो गया, इसको ब्रेक किया जा सकता है। ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? इसको ब्रेक करेंगे कुछ ऐसा ही, देखिए ब्रेक करेंगे, ये होगा a cos 60। a cos 60 मीन्स ये √3 a, नहीं cos 60 तो हाफ होता है ना, हाफ होता है, तो ये आ जाएगा a/2, राइट? सो दिस विल बी इक्वल्स टू a/2। ये हो जाएगा a/2 और ये होगा a sin 60 या √3 a/2, राइट? अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन क्या होगा? आई कैप। इसका डायरेक्शन आई कैप होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा? जे कैप। तो मैग्नीट्यूड भी दिख गया, डायरेक्शन भी दिख गया, बिकॉज हमें आई कैप जे कैप ऐसा दिया गया है। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, राइट? अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिल गया, एरिया वेक्टर मिल गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो आपको फ्लक्स मिल गया, है ना? सो टू कैलकुलेट फ्लक्स, तो देयरफॉर फ्लक्स कितना होगा? इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा? ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया वेक्टर चलेगा। दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। सो यहां पे ई वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है? √3 a/2 आई कैप प्लस, देखो ये √3 a/2 क्या है? मैग्नीट्यूड। ये क्या है? डायरेक्शन। तो √3 a/2 मैग्नीट्यूड और आई कैप क्या है? डायरेक्शन। सिमिलरली वो वाला कंपोनेंट, हम एरिया को कंपोनेंट पे ब्रेक कर चुके हैं, तो दूसरा कंपोनेंट क्या आएगा? a/2। a/2 इंटू कितना? इंटू जे कैप। तो इसका डॉट प्रोडक्ट करना है, ये एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है फील्ड के साथ, है ना? सो फील्ड को क्या लिखोगे? ई इंटू आई कैप। देखिए मैं पहले एरिया लिख दिया, बाद में फील्ड लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए होता है ना, कोई बात नहीं। तो ये जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सो क्या होगा? आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है? 1 होता है। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जबकि आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है? 0 होता है। इसलिए आपको क्या मिलेगा? जो 1 वाला वही सिर्फ लिख रहा हूं। सो √3 a/2 इंटू ई, ये हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1। दूसरा टर्म तो 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे, आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है? 0 होता है। समझ पा रहे हैं? तो ये हम यूज कर रहे हैं, तो ये 0 होने की वजह से सेकेंड टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसलिए फाइनली आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। एरिया को लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिख सकते हैं, ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेड्थ है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? √3/2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आपको यहां पे फ्लक्स पूछा गया था, फ्लक्स इस एरिया के थ्रू कितना पास होगा, ये पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स
जब भी कोई एरिया के थ्रू फ्लक्स पूछा जाएगा तो आपको दो चीजें का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक फील्ड का डायरेक्शन और एक एरिया का डायरेक्शन। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, एंगल वगैरह समझ में आ गया क्या नहीं, ये ज्योमेट्री समझा क्या नहीं, 1690 30 है ना, 1690 1690 30 60, फिर सोचो ये 60 तो ये 30 फिर ये 60 है, ऐसे हुआ। बच्चों ये जो मैंने आपको बताया, ये तो चलो मैंने एक फॉर्मल मेथड में बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया, एरिया वेक्टर आ गया, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दिए तो आपको फ्लक्स आ गया। इसको जो है और एक तरीके से भी सोचा जा सकता है। सेम सिचुएशन को अगला तरीका देखिए, सेम सिचुएशन को नेक्स्ट जो है अप्रोच कैसे लगा रहा हूं। नेक्स्ट जो है ये एरिया वही है, चलो ले लेते हैं, ये वही एरिया है, सेम एरिया वही एरिया है, बट अप्रोच कैसे थोड़ा सा अलग सा लगा सकते हैं। एक मेथड बता दिया, दूसरा मेथड देखो बच्चों, आपको मालूम है कि फील्ड का जो डायरेक्शन है, फील्ड का डायरेक्शन उन्होंने एक्स एक्सिस में दिया है, ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ है, आपने E इंटू आई कैप लिखा था, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, E ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया एरिया। बच्चों इसको अलग तरीके से सोचा जा सकता है, हम ऐसा कर सकते हैं, यहां पे ऐसा किया जा सकता है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, सोचिए ये एरिया एक्चुअली फील्ड को परपेंडिकुलर नहीं है, ये कि इंक्लाइन एरिया देखिए, ये फील्ड को परपेंडिकुलर नहीं है, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू फील्ड। क्योंकि देखो ना एरिया ऐसा है और फील्ड ऐसा है, एरिया तो इंक्लाइन हुआ है, आपको ये एंगल भी पता है, ये एंगल कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। जरा सोचिए अगर हम ऐसे करें, एरिया का ही प्रोजेक्शन ले ले, अगर हम इस एरिया का प्रोजेक्शन समझ पा रहे हो, मतलब आपको थोड़ा सा स्ट्रांगली इमेजिन करना पड़ेगा। ये देखिए ऐसा ऐसा एक प्रोजेक्शन ले लिया कंपोनेंट, सो कुछ इस टाइप का है, आप 3D में इमेजिन कर पा रहे हो, इमेजिन हो रहा है 3D में। इसको इसको जरा 3 डायमेंशन में इमेजिन करके सोचिए, अगर हम इस एरिया का ये वाला कंपोनेंट ले ले, ये कौन सा एरिया है समझ पा रहे हो, इमेजिन करो कौन सा एरिया है, ये इसी एरिया का वर्टिकल प्रोजेक्शन है, इसके ये वर्टिकल प्रोजेक्शन है, सो दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल प्रोजेक्शन, वर्टिकल प्रोजेक्शन एरिया का। ये इसका ब्रेड्थ b दिया है, इसका लेंथ l दिया है, ब्रेड्थ b दिया है, तो इसलिए एरिया, ये जो एरिया है वो कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ओके। पर हमने इसका ऐसा कंपोनेंट लेना है, आप प्रोजेक्शन समझ पा रहे हैं, कंपोनेंट जैसा ही है, मतलब इस एरिया का ओ वाला पार्ट है, तो ये वर्टिकल है और फील्ड कैसा है, हॉरिजॉन्टल है। तो क्या होगा, फील्ड कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, और एरिया अगर हम वर्टिकल ले लेते हैं तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हो, तो ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू, ये एंगल आपको ढूंढना पड़ेगा बच्चों, अगर आपको ये चाहिए तो ये 60 है 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, हाँ दिस विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा। इसलिए जब आप कंपोनेंट लोगे, यहां पे कैसा है, एंगल का एडजेसेंट कंपोनेंट, तो क्या आएगा, a cos 30, और a cos 30 का मतलब √3a/2, √3a/2। क्या बच्चों समझ में आ रहा है या नहीं, मैं जो बोलना चाहता हूं आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये और एक तरीका है ना, सीख लेना चाहिए ना बच्चों, आपको और एक तरीका सीख लेना चाहिए। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है, जैसे मैं आपको एक, हाँ हाँ ऐसा है देखो, इसको लेके इजीली समझ में आएगा। ये कैसा है, इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, पर मैं ये एरिया नहीं ले रहा हूं, ये एरिया नहीं ले रहा हूं, इसको फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, इसको फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, हम अगर इसका प्रोजेक्शन ले लें, समझ में आ रहा है, देखो ये क्या है, ऐसा है एरिया, ऐसा है, हाँ जो कि इंक्लाइंड है, एक्चुअल एरिया इंक्लाइंड है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम इसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है, मतलब इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वाला लेते हैं, ये वाला एरिया अगर निकाल दिया तो इसको फील्ड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, हम वो वाला एरिया निकाल रहे हैं। हाँ, और एंगल का एडजेसेंट साइड, एंगल का एडजेसेंट साइड क्या होता है, एंगल को लगकर जो साइड होता है वो हमेशा कॉस में आता है, इसलिए तो मैं a cos 30 लिखा, इसलिए a का cos 30 कंपोनेंट लिखा, a का cos 30 कंपोनेंट लिखा, ठीक है। तो एरिया एक्चुअली ऐसा था, पर हमने इसका प्रोजेक्शन ले लिया, जिस प्रोजेक्शन को फील्ड क्या हो, परपेंडिकुलर हो, हाँ अभी तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये आ गया √3a/2, सो देयरफॉर अगर ये आ गया है तो सीधा सीधा फ्लक्स निकाल सकते हो, देयरफॉर फ्लक्स
विल बी इक्वल्स टू फील्ड इनटू कौन सा एरिया, हाँ √3a/2 है ना। यस, तो ई √3 लेंथ इंटू ब्रेथ बाई 2, देखो वही आंसर आया, सेम आंसर आ गया। तो ये के अल्टरनेट मेथड है, इसलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों फ्लक्स के बारे में इतने सारे चीजें आपको आज के क्लास में मालूम पड़ गया, ठीक है। एक बार प्रीवियस पेज देखिए, प्रीवियस पेज देखिए, यहां पर जो आंसर आया था √3/2 LB, है ना, √3/2 LB, अभी भी वही आंसर आया क्या नहीं? यस, वही आंसर, √3/2 LB इंटू ई, सेम आंसर आ गया। तो इसलिए आप वेक्टर मेथड से ऐसा कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट से ऐसा कर सकते हैं जो मैं पहले कराया, हाँ, मैं आपको 2 मेथड बता दिया। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, प्रोजेक्शन लेके भी कर सकते हो, देखो। राइट, चलिए, सो आज की क्लास में हम लोग फ्लक्स के बारे में काफी कुछ लर्न कर लिया है। बड़े मजेदार तरीके से हमेशा लर्न करते रहना, बिल्कुल बढ़िया से लर्न करना, उसके बाद प्रैक्टिस करना। जैसे आपका फ्लक्स का लर्निंग हो गया, ऐसे हो गया है ना, घर में थोड़ा प्रैक्टिस करो, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद डाउट्स जो है बढ़िया से इंटरेक्ट करो। हाँ, तो चलिए आज की क्लास में क्या क्या हुआ और एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको फ्लक्स को डिफाइन किया, व्हाट डू यू मीन बाय फ्लक्स। इसका फ्लक्स कम होगा, इसका फ्लक्स ज्यादा होगा, है ना, ये डिफाइन किया। उसके बाद हमने जो है एरिया वेक्टर को डिफाइन किया। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया को जो वेक्टर में डिफाइन किया, हमने डायरेक्शन क्या दिया, आउटवर्ड नॉर्मल। ये जो डायरेक्शन में लिखा हूं, एक्चुअली ये जो डायरेक्शन लिखा हूं, ये कौन सा है, डायरेक्शन कौन सा है, आउटवर्ड, आउटवर्ड क्या, नॉर्मल, ये इसका डायरेक्शन है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने एक पर्टिकुलर एरिया लेके फ्लक्स को मैथमेटिकली डिफाइन किया। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है फ्लक्स का। फ्लक्स के सिंबल को फाई में डिनोट करते हैं, राइट, और ये एक स्केलर है। और फिर हमने जो है कुछ केसेस लिया, यहां पे फ्लक्स क्या होगा, वहां पे फ्लक्स क्या होगा, ये जीरो फ्लक्स है। दिस इज द सिचुएशन हैविंग जीरो फ्लक्स, ये जीरो फ्लक्स सिचुएशन है, कोई लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद फिर हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें सिलेंडर लेके अलग अलग सरफेस का फ्लक्स निकला, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बस वही चीज यहां पर भी एक्सप्लेन किया, जब 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 लाइन एंटर कर रहे हैं तो फ्लक्स नेगेटिव, बाहर निकल रहे हैं तो फ्लक्स पॉजिटिव, इतना ध्यान में रखिए। फिर हमने ये सारे सिचुएशन लिया, ये नेक्स्ट सिचुएशन था, फिर ये अगला सिचुएशन था, अभी भी जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए आज का ये सेशन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट सेशन हम एक बढ़िया सा लॉ लेके आएंगे आपके पास, है ना, बहुत बढ़िया सा लॉ। कूलम्ब्स लॉ तो आप जान चुके हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फंडामेंटल लॉ है कूलम्ब्स लॉ आप जानते हैं, पर दूसरा कोई फंडामेंटल लॉ है क्या? यस, अगले क्लास आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आप मजेदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए और खुशी-खुशी पढ़ाई करते रहिए। बर्डन मत लीजिए पढ़ाई को और प्रैक्टिस करते रहिए। लिखने वाला काम ज़्यादा करना, ओके? चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय स्टूडेंट्स। थैंक यू।